हेलो फ्रेंड्स, गुड डे टू ऑल ऑफ यू। आज से हमारा शुरू होने जाने वाला है क्लास 12 का लेक्चर 1 और हम यहाँ से शुरू करने वाले क्लास 12 का चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट्स। ठीक, यहाँ पर पहले हम देख लेते हैं हमारे क्लास 12 के सिलेबस में क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है और साथ में आज जो हमारा चैप्टर शुरू होने वाला है इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम अपना चैप्टर को कंटिन्यू आगे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। तो पहले जान लेते हैं कि हमारा जो लेक्चर है ये जो हम आज से शुरू किए क्लास 12 का केमिस्ट्री, तो ये हमें इसमें क्या क्या मिलने वाला है हमें। तो सबसे पहले तो ये जो हमारा जो भी सिलेबस रहेगा ये हमारे एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा। ठीक, जो हमारा ओल्ड एनसीईआरटी है या उसको बदल कर हम उसमें कुछ चैप्टर को रिड्यूस कर दिया गया है और नया एनसीईआरटी लाया गया है। तो यहाँ पर हमें ओल्ड हो या न्यू हो हम सभी को देखते हुए चलेंगे। कारण इसका भी बताएंगे, कारण क्यों है, दोनों के लेकर चले। ये हमारा आज का पहला लेक्चर होने वाला क्लास 12 में। और हाँ, जो भी हमारा लेक्चर है वो इंग्लिश मीडियम में होने वाला है। ठीक, जो भी हमारे नोट्स रहेंगे वो सब इंग्लिश में रहेंगे और मैं समझाऊंगा हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक, ऐसा इसलिए ताकि जो स्टूडेंट होते हैं, कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं खासकर बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड में भी, कि वो जो क्लास 10 तक हिंदी मीडियम में पढ़े होते हैं और क्लास 11 12 में आते हैं तो डिसाइड कर लेते हैं कि हमें इंग्लिश में पढ़ना है। तो जिसके कारण हमारा जो भी रहेगा इंग्लिश मीडियम में रहेगा नोट्स और समझाएंगे हम हिंदी इंग्लिश को। तो अब इसमें पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो हमारा केमिस्ट्री जो हम स्टार्ट करने वाले हैं ये किन बोर्डों के लिए हो सकता है जरूरतमंद, किन्हें फायदा पहुंचा सकता है। तो पहले हमारे तो जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं उनके लिए तो है ही। ठीक, फिर यूपी बोर्ड के हो गए, उसके बाद हमारे एमपी बोर्ड के हो गए। इसके अलावा अगर सीबीएसई बोर्ड के भी हैं तो उनके लिए भी एक हमारा जो लेक्चर है वो उनके लिए भी जरूरतमंद रहेगा। वो भी अपना वीडियो देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं आसानी से और अपने एग्जाम का तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो बढ़ते आगे, तो बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड और एमपी बोर्ड और सीबीएसई सभी के लिए हमारे लेक्चर। अब आते हैं हम अपने मेन जो हमारे क्लास 12 का सिलेबस है उस पर। तो यहाँ पर देखिए अभी तो हमारे पुराने चैप्टर के अनुसार इसमें हमें मिल रहे थे 14 चैप्टर थे, 14 चैप्टर टोटल पुराने एनसीईआरटी के अनुसार केमिस्ट्री में हमारे 14 चैप्टर थे। और लेकिन यहाँ पर हमारे जो सॉलिड स्टेट है नए वाले में इसको हटा दिया गया है, फिर सरफेस केमिस्ट्री इसको हटा दिया गया है, जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स इसको हटा दिए गए हैं, पीपल ऑफ एलिमेंट्स हटा दिए गए हैं। ये 4 चैप्टर जो है हमारे इन्हें हटा दिए गए हैं और टोटल हमारे फिर हमारे ओल्ड एनसीईआरटी में और न्यू एनसीईआरटी में हमारे रह गए अब 10 चैप्टर। ठीक, तो यहाँ एमपी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड हो, ये सभी बोर्ड में हमें देखने को मिल चुका है कि वहाँ का जो भी शिक्षा नीति है वहाँ पर नए बोर्ड के नए सिलेबस के अनुसार पूरे सिलेबस लागू किया गया है, जो भी एनसीईआरटी के नए पैटर्न है। लेकिन यहाँ पर बिहार बोर्ड में अभी तक ये क्लियरफाई नहीं किया गया है कि पुराना सिलेबस लेकर चला जाए या नया सिलेबस लेकर चला जाए। तो यहाँ पर लेकिन हाँ एक क्लू है यहाँ पर कि जो भी अभी बिहार बोर्ड के जो भी एग्जाम हो रहे हैं, मंथली एग्जाम क्लास 12 का, तो उसमें देखने को मिल रहा है कि जो भी एग्जाम पैटर्न है उसमें क्वेश्चन आने का, तो अभी इसमें कोई भी सिलेबस रिड्यूस नहीं किया गया, सभी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसलिए बिहार बोर्ड के लिए हम सभी चैप्टर लाएंगे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए, और जो बाकी बोर्ड के स्टूडेंट रहे तो अपने इस चैप्टर की स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो अपने नॉलेज के लिए देख भी सकते हैं। ठीक, तो हम लोग बढ़ते हैं। तो हमें पहले शुरुआत करेंगे सॉलिड स्टेट से ही, जो कि हमारे न्यू सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर लाए रहे हैं अभी हम सॉलिड स्टेट। तो ये है हमारे पूरे सिलेबस में, पूरे क्लास 12 की केमिस्ट्री में क्या क्या हमें पढ़ने को मिलने वाला है, तो इसके बारे में बारीकी से हम लोग जानेंगे जैसे जैसे चैप्टर आते जाएगा। ठीक, अब हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो आज हम शुरू करने वाले हैं, इसमें हमें क्या क्या देखने को पढ़ने को मिलेगा। तो पहले तो हमें सॉलिड के बारे में जानना होगा कि सॉलिड क्या होता है, फिर उसके बाद इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होगा या प्रॉपर्टीज, फिर इसके अलावा हमारे टाइप्स ऑफ सॉलिड जिसमें हमारे हैं क्रिस्टल सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, इसके अलावा हमें टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सॉलिड में मिलेंगे जिसमें आयनिक, कोवैलेंट, मेटालिक, मोलिकुलर सॉलिड ये सब रहेंगे हमारे। फिर क्रिस्टल और यूनिट से, टाइप्स ऑफ यूनिट से। इसके अलावा हमारे आने वाले इसमें क्रिस्टल सिस्टम, फिर ब्रेवेस ज़्यादा ब्रैक्स इक्वेशन, क्लोज पैकिंग इन क्रिस्टल, और इसके अलावा कोऑर्डिनेशन नंबर, वॉइड्स इन क्रिस्टल और डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल्स। इसके अलावा हमारा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल्स।
तो ये सभी हमें इस चैप्टर में देखने को मिलने वाला है और ये सभी के सभी टॉपिक हमारे लिए आगे क्लास 12 के महीने से देखा जाए, क्लास 12 के नज़रिए से उसमें एग्जाम के लिए तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा नॉलेज पर्पस के लिए आगे चलकर भी अगर अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखना चाहते हैं और 12th में पढ़ने के लिए और अच्छी तैयारी करने के लिए कुछ और चीज़ की, तब ये वहाँ पर भी ये सब टॉपिक जरूर मिलता है यहाँ पर हमारे केमिस्ट्री के अंदर। ये सभी टॉपिक है, हम बारीकी से सबको 12th में अच्छी तरह से समझते हुए बढ़ेंगे ताकि हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, हर एक क्वेश्चन को हम लोग आराम से उसको बना सके, समझ सकें। ठीक, यहाँ पर आप बढ़ते हैं तो हम लोग देख लें कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ने को मिलने वाला है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि सारा जो एक चैप्टर है पूरा एक दिन में खत्म हो जाएगा कि। और बात यह है कि ये सब सारे के सारे हमारे सिलेबस कैसे हैं, तो सभी के सभी सैद्धांतिक हैं, यानी कि हमारे थ्योरेटिकल हैं और थ्योरेटिकल चीज़ में जितना ज़्यादा लंबा लेक्चर है उतना ज़्यादा बोरियत होने लगता है। तो यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक, लेकिन हाँ ऐसा नहीं कि बहुत ही हद से ज़्यादा टॉपिक, यानी कि इतना ही कि कॉन्सेप्ट उसका अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और सभी वीडियो का लेंथ लगभग छोटा ही रहेगा, लगभग आधा घंटा मोस्टली रहेगा, तो 40 मिनट का। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज हमें क्या पढ़ने को मिलने वाला है, तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले, देखिए यहाँ पर इस चैप्टर में मैटर है सभी हमने इसलिए डाले हैं, मैटर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर, व्हाई आर देयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि जो हमारे सराउंडिंग में जितने भी चारों तरफ मैटर है, सब्सटेंस है, उनके अलग अलग स्टेट्स क्यों हैं, सॉलिड, इसकी यहाँ से हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट होता है, यहाँ से हमारा मेन सिलेबस स्टार्ट होगा क्लास 12 का। ये सब सारी चीजें हमारा बेसिक रहेगा, इसलिए हमें बेसिक इसलिए शामिल किए हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो क्लास 10th भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, क्लास 11th भी सही तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं, और क्लास 12th में फिर भी वो आना मजबूरी हो जाता है, क्लास 10th किसी तरह पास कर गए, 11th किसी तरह पास कर गए और वो नहीं पढ़ पाते हैं और नॉलेज उनका बेस कमजोर आ जाता है, क्लास 12th में आ जाता है, उन्हें सभी टॉपिक के कॉन्सेप्ट डेप्थ से समझ में नहीं आता है, कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं हो पाता है। इसके लिए हमें क्लास 10th पढ़े या 11th दोनों पढ़े या ना पढ़े, क्लास 12th में आ गए तो उनके लिए ही हम एकदम से बेसिक से समझाएंगे ताकि उनका कोई भी डाउट रह ना जाए। ठीक, ऐसा नहीं है कि हर एक कॉन्सेप्ट को उठा लेंगे हम, जितने बेसिक है उतना तो नहीं, बस केवल उतना ही कॉन्सेप्ट को उठाएंगे, बेसिक वाले कॉन्सेप्ट, जिससे हमारा अभी समझने वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नहीं तो वीडियो पता चलेगा कि हमारा ये जो वीडियो है वो जो मेन कॉन्सेप्ट है हमारा समझना चैप्टर में वही नहीं खत्म हो रहा है, बेसिक में ही हमारा टाइम खत्म हो गया। तो बस उतना ही हम कॉन्सेप्ट लाएंगे जितना से हमारा जो अभी का जो मेन सिलेबस का हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। तो पहले हम बारीकी से देखते हैं, और हाँ साथ में इस वीडियो में या इस लेक्चर में आप लोग को क्या करने वाला है, तो लेक्चर तो रहेगा ही एकदम कॉन्सेप्ट, हर एक कॉन्सेप्ट है, जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे आपको फुल्ली एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, तो जितने भी कॉन्सेप्ट मिले वो सबको क्लियर तो किया जाएगा। इसके अलावा आपको क्लास नोट्स भी मिल जाएगा, आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, आपको यहाँ पर क्या बोलते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लास नोट्स मिल जाएगा, नंबर से आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो क्लास नोट्स भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको जो भी इम्पोर्टेंट जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, ताकि सारे के सारे जितने भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे तो ये सारे के सारे हम क्लियर करवाएंगे। उसके अलावा जितने भी इम्पोर्टेंट क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम लोग अच्छी तरह से तैयारी करवाएंगे, क्वेश्चन बैंक के एनालिसिस करवाएंगे, एक क्वेश्चन का तैयारी करवाएंगे। तो यहाँ पर हम समझिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, तैयारी है, बस आपको करना क्या है कि आपको ध्यान लगाकर मेहनत से केवल पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ पर आपको हर एक चीज मिलेगी, लेक्चर में हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, नोट्स उसका मिल जाएगा, जो भी क्लास नोट्स रहेगा। उसके अलावा आपको जैसे चैप्टर खत्म होगा तो उसके संबंधित रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव रहेंगे वो अच्छी तरह से एक ऑब्जेक्टिव समझाकर तैयारी करवा दिया जाएगा। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे वो, इसके अलावा जितने भी PYQ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि क्वेश्चन बैंक से जितने भी हमारे क्वेश्चन रहेंगे वो सभी के सभी क्वेश्चन को एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को एनालिसिस करके समझा दिया जाएगा, ताकि आपके एग्जाम में क्या बोलते हैं कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक, तो बढ़ते आते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो आज हमारा शुरू करने वाले जो स्टेट्स सॉलिड स्टेट्स, इसमें हम पहले बता चुके हैं कि हमें क्या देखना है, एकदम बेसिक से देखना है। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैटर क्या होता है। जो हमारे जितने भी हमारे चारों तरफ में पेन है, बोर्ड है, मार्कर है, ये सब आप लोगों पे पेन, ये सब जितने भी वो सब क्या है मैटर ही है। लेकिन इसका एक डिफिनेशन क्या होगा, तो डिफिनेशन होगा कि जिसके पास भी
जिसके अगर मान के चलते इट हैज, यानी कि जो मैटर होगा उसके पास इट हैज मास, उसके पास क्या होंगे, मास होंगे। इसके अलावा वो क्या करेगा, ऑक्युपाइड स्पेस, यानी कि वो कुछ ना कुछ जगह घेरेगा। उसके पास देखिए यहाँ पर दो हमारे फैक्टर है, पहला उसके पास मास होना चाहिए और दूसरा वो क्या हो, ऑक्युपाइड स्पेस, यानी कि कुछ ना कुछ जगह घेरे। ठीक, तो अगर ये दो यहाँ पर शर्तें पूरी होती है तो हमारे किस में आ जाएंगे, मैटर में आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए इसका तो ऑक्युपाइड स्पेस में यानी कि वॉल्यूम हो गया हमारा, ऑक्युपाइड स्पेस यानी कि वॉल्यूम। तो जिसके पास मास हो या वॉल्यूम में, यानी कि जो भी जगह घेर रहा है या हमारे स्पेस ऑक्युपाइड कर रहा है तो उसके पास तो वॉल्यूम रहेगा ही। तो जिसके पास भी मास हो या वॉल्यूम, दोनों हो, मास और वॉल्यूम, तो हमारा क्या रहेगा, मैटर रहेगा। तो मैटर को यहाँ पर क्लासिफाइड किया गया है एक फिजिकल रूप से और एक हमारा केमिकल रूप से। तो फिजिकल में हमारे आते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक, एक सॉलिड के रूप में अलग किया गया, एक लिक्विड के रूप में, एक गैस के रूप में। हमारे चारों तरफ जितने भी सराउंडिंग में जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी सब्सटेंस है, मैटर है, उसमें देखिएगा कि अलग अलग उनके स्टेट्स पाए जाते हैं, रहने का रूप पाया जाता है। जैसे में कुछ आप देखेंगे कि कुछ का रूप ठोस रहेगा जिसको हम लोग सॉलिड बोलते हैं, सॉलिड के रूप में, कुछ लिक्विड के रूप में यानी कि उसमें फ्लो करने का गुण रहेगा, उसमें फ्लो कर सकते हैं। कुछ हमारे गैस भी रहते हैं, गैस में भी क्या होता है, फ्लो करने का गुण होता है। ठीक, तो यहाँ पर सॉलिड में फ्लो करने का गुण है या कुछ में फ्लो करने का गुण है। तो यहाँ पर अलग अलग कुछ पदार्थों में हमें क्या देखने को मिलता है, अलग अलग गुण देखने को मिलता है। तो उसी के आधार पर यहाँ पर एक फिजिकल रूप से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर तीन यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमें अभी केमिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पर नहीं पढ़ना है, केमिकल क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है क्लास 11 के फर्स्ट चैप्टर में। ठीक, तो यहाँ पर ऐसा हमने अभी ब्रिज कोर्स सिखाया है उन्हीं स्टूडेंटों के लिए जो अभी क्लास 10 अच्छी तरह से नहीं पढ़ पाए हैं और क्लास 11 में आ गए, उन्हीं के लिए ब्रिज कोर्स लाया है जो कि इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर एक मिल जाएगा सारी जानकारी केमिकल क्लासिफिकेशन। यहाँ पर हम लोग फिजिकल क्लासिफिकेशन शुरू करेंगे। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन में पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो हमारे मैटर होते हैं आखिर किससे मिलकर बने होते हैं। तो जो हमारे जितने भी मैटर है वो किसी न किसी कण से मिलकर बने होते हैं। ठीक, तो जिन कण से मिलकर बने होते हैं उन्हीं कण को, उन्हीं पार्टिकल्स को बोला जाता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं, जिन भी कण से वो मिलकर बने हुए हैं उन्हीं कणों को क्या बोला जाता है, उस पदार्थ का, उस सब्सटेंस, उस मैटर का कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, यानी कि हिंदी में अगर बोले तो इसको अवयवी कण भी बोला जाता है, अवयवी कण। लेकिन जिन भी कण से मिलकर बने रहेंगे वही कण उनका क्या कहा जाएगा, अवयवी कण या कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। एक कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स वो कौन हो सकते हैं, तो एटम हो सकता है, यानी कि जो हमारे मैटर है एटम के मिलने से बना हो, या हो सकता है वो मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, या हो सकता है वो आयन से मिलकर बना हो। तो यही तीन हमारे हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस। यही जो हमारे तीन है, इन्हीं तीनों से हमारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है मैटर के। ठीक, तो कोई भी मैटर हो एक ही तीनों के मिलने से बने हुए रहते हैं। जैसे हमारे एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स एटम्स से मिलने से बने होते हैं। जो हमारे कंपाउंड हो गए तो मॉलिक्यूल से मिलने से बने होते हैं। जो हमारे आयनिक कंपाउंड हो गए, कंपाउंड में भी आयनिक कंपाउंड, जैसे में हमारा कॉमन सॉल्ट हो गया, तो कॉमन सॉल्ट में क्या होगा, ये हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन से मिलकर बना हुआ है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों आयंस है और आयन से ही मिलकर क्या बनते हैं, हमारे आयनिक कंपाउंड बनते हैं। तो आयनिक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या हो गए, तो आयंस हो गए। जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम, पोटेशियम, क्या बोलते हैं, फास्फोरस, सल्फर, ये सभी के सभी क्या है, एलिमेंट्स है और उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्या रहेंगे, तो एटम रहेंगे। हमारे नॉर्मल कंपाउंड जैसे H2O ये सब हो गए, तो उसमें CO2 हो गए, तो वो सब क्या मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हैं। अब ये तो हम लोग जानेंगे कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं और वो कौन कौन हो सकते हैं। तो जब भी हम बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, उसका मतलब क्या समझता है कि वहां पर एटम आएगा, या तो मॉलिक्यूल्स आएगा, या तो आयंस आएगा। ठीक, तो अब हम ये तो जानेंगे, अब हमें ये समझना है कि व्हाई आर देयर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, कि चारों तरफ हमारे सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं आखिर उनके अलग अलग स्टेट्स क्यों हैं। इसके पीछे तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही, कि ऐसा कारण क्या है, उसके हर एक चीज के पीछे कारण होता है। साइंस में तो हम यही देखते हैं जनरली, तो हर एक चीज के पीछे का कारण है, हम लोग जानते हैं कि उसके पीछे का लॉ क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, क्या कारण काउजेस जानते हैं। तो ये बात हमें यहाँ भी जानना है कि आखिर जितने भी स्टेट्स वो मैटर है वो अलग अलग स्टेट्स आखिर है क्यों। तो इसके पीछे का दो हमारे कारण है। पहला दो मेन फैक्टर है। पहला है हमारा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, क्या है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, और सेकंड है हमारा थर्मल एनर्जी।
पहला है क्या है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स और सेकेंड है हमारा थर्मल एनर्जी। तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या है? तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स जितने भी हमारे पदार्थ हैं तो क्या पहले तो हम जानेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलकर बने होंगे, तो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है। क्या होता है? अट्रैक्शन या और रिपल्सन। तो अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है और यही अट्रैक्शन या रिपल्सन किसके बीच का? बिटवीन कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन नोन एज इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। यानी कि जो भी हमारे हैं मैटर के कणों के अवयवी कण या कंस्टिट्यूएंट्स कणों के बीच के जो भी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल है, अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स, वही हमारे क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है। ठीक, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स यहाँ पर करता क्या है? तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स इसका काम क्या है? टू tends to keep constituents particles यहाँ पर हमारा है constituent particles क्लोजर। क्या है कि ये टेंड्स टू कीप कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्लोजर, यानी कि जितने भी हमारे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का काम क्या होता है? तो मैटर के अंदर उसके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे उसको एक साथ एक नजदीक रखना, क्लोजर यानी कि एक दूसरे के समीप लाकर रखना। ये हमारा क्या इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का काम है। और थर्मल एनर्जी हम जान लेते हैं। तो जान इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है क्या? तो ये है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच का आकर्षण या यानी कि अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स है। वही हमारा क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होता है। इसका काम क्या है? तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को नजदीक रखना, यानी कि टू कीप कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल क्लोजर। इसके अलावा हमारा सेकंड फैक्टर है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी है क्या? तो थर्मल एनर्जी किसी भी मैटर का हीट एनर्जी है। क्या है? एक किसी भी मैटर का हीट एनर्जी है। बोले तो क्या है? हीट एनर्जी। और ये हीट एनर्जी क्या है? रिस्पॉन्सिबल होता है responsible for its temperature। हमारे जो भी थर्मल एनर्जी है, जो थर्मल एनर्जी क्या होता है? इट इज हीट एनर्जी ऑफ एनी मैटर्स that is responsible for its temperature। तो हमारा थर्मल एनर्जी क्या है? तो ये है हीट एनर्जी। किसी भी मैटर का, किसी भी ऑब्जेक्ट का हीट एनर्जी है और ये किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो उस पदार्थ, उस मैटर का जो भी टेम्परेचर होगा तो उसके लिए जिम्मेदार होता है। कौन? तो थर्मल एनर्जी। ये थर्मल एनर्जी करता क्या है? ये करता है, इसके प्रवृत्ति होता है tends to impart constituent particles tends to impart constituent particles by making move fast। यहाँ पर थर्मल एनर्जी हमारा क्या है? तो हीट एनर्जी है मैटर का। इसका क्या है? तो वो टेम्परेचर के लिए जिम्मेदार होता है। और इसका प्रवृत्ति कैसा है? तो जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है उसको अलग रखने का काम करता है। और कैसे करता है? तो उसको फास्ट गति कराता है, उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ा देता है। जो भी उसका गतिज ऊर्जा होता है, तो थर्मल एनर्जी के कारण जो भी हमारे मैटर के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उसके काइनेटिक एनर्जी का बढ़ जाता है। और बढ़ने के कारण क्या होता है? उनका जो फास्ट मूवमेंट है, उनका मूवमेंट फास्ट हो जाता है। और मूवमेंट फास्ट हो जाने के कारण वो एक दूसरे के समीप नहीं रह पाते, एक दूसरे के दूर चले जाते हैं टकरा कर, और जिसके कारण वो कण क्या जाते हैं? एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों के गुण एक दूसरे के विपरीत है। पहला है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। इसका गुण क्या है? तो जितने भी हमारे पार्टिकल्स उसको समीप रखना, यानी कि क्लोजर करना, एक क्लोज में रखना, पास रखना। लेकिन थर्मल एनर्जी का क्या प्रवृत्ति है? तो जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, उसको क्या करता है? उसको दूर करता है। तो दोनों क्या एक दूसरे के विपरीत है।
और इन्हीं दोनों के जो कंपटीशन है कि अगर ये बढ़ा तो ये घटेगा और ये घटा तो ये बढ़ेगा, अगर दूसरा बढ़ता है, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो थर्मल एनर्जी क्या होगा, लो हो जाएगा। अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या बोलते हैं, अगर यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, तो हमारा थर्मल एनर्जी क्या होगा, तो हाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक दूसरे में कंपटीशन चलते रहता है और दोनों का जो हमारा क्या प्रवृत्ति है, टेंडिंग है, वो क्या है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे जैसे इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का प्रबलता बढ़ता है, यानी कि प्रीडोमिनेंस बढ़ता है इंटरमोलिक्यूलर फोर्स का, तो ये क्या होता है, एक गैसियस स्टेट से लिक्विड में जाएगा और लिक्विड से किस में चला जाएगा, सॉलिड स्टेट्स में। कब, जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स, जब उसकी प्रबलता प्रीडोमिनेंस बढ़ेगा, तब क्या होगा, वो गैसियस स्टेट से लिक्विड में जाएगा, लिक्विड से किस में जाएगा, तो सॉलिड स्टेट्स में जाएगा। ठीक, गैस से लिक्विड में और लिक्विड से सॉलिड में चला जाएगा। कब, जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगी तब, यानी कि कणों के बीच का जो आकर्षण है वो क्या हो जाएगा, बहुत मजबूत हो जाएगा। अगर इसके उल्टा हम लोग देखें थर्मल एनर्जी में, अगर थर्मल एनर्जी की प्रबलता बढ़ती है, प्रीडोमिनेंस ऑफ थर्मल एनर्जी का रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा, तो अगर ये बढ़ता है तो सॉलिड से लिक्विड में जाएगा और लिक्विड से गैस में चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों के एक दूसरे के विपरीत है, अगर ये बढ़ रहा है तो गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, और जब हमारा थर्मल एनर्जी बढ़ रहा है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स में हमें क्या देखे हैं कि इसका जो गुण होता है, क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को समीप रखना, यानी कि उसको क्लोज रखना होता है। यहाँ पर गैस है तो गैस को जितना ज्यादा इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मान के चलते गैस के कण है इधर, ठीक, बहुत दूर दूर एक कण है, तो क्या हो जाएगा, जब इंटरमोलिक्यूलर फोर्स बढ़ेगा तो एक दूसरे के समीप आ जाएंगे, और समीप आने पर क्या होंगे, थोड़ा इनके बीच का अट्रैक्शन बढ़ेगा और एक कण थोड़ा समीप आ जाएंगे इस तरह से। ठीक, और भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो एक कण और समीप आ जाएंगे, इस तरह से कण क्या हो जाएगा, और समीप आ जाएंगे, और इस तरह से कण जितने समीप आएंगे उतने उनका स्टेट्स क्या हो जाएगा, और गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड में चला जाएगा। और उसके विपरीत देखें थर्मल एनर्जी में, तो थर्मल एनर्जी में हमारा होता क्या है, तो थर्मल एनर्जी में हमारा क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो भी हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर थर्मल एनर्जी बढ़ने पर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के मूवमेंट फास्ट हो रहा है, मूवमेंट फास्ट हो जाने के कारण एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दूर होने के कारण क्या होगा, जब इसके कण पास है सॉलिड में तो थोड़ा हो जाएगा, लिक्विड में थोड़ा हल्का दूर, फिर उसके बाद जैसे गैस में जाएगा तो पूरी तरह से दूसरे से दूर हो जाएगा। कब, जब थर्मल एनर्जी बढ़ेगा तब। अब देख लेते हैं यहाँ पर एक टेबल भी हम लाए हैं आपके लिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस है हमारे। यहाँ पर अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या होता है तो सॉलिड में बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग। यही लिक्विड में देखा जाता है क्या होता है, वीकर देन इन सॉलिड, यानी कि जितना सॉलिड में होता है उसके तुलना में क्या होता है, कम होता है, किसमें, लिक्विड में, इंटरमोलिक्यूलर फोर्स। और गैस में देखा जाता है मोस्ट नेग्लिजिबल होता है, यानी कि एकदम पूरी तरह से वहां पर नगण्य होता है, यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है कि क्या गैस के कणों के बीच में कोई आकर्षण बल है, तो पूरी तरह से हमें देखने को नहीं मिलता है। ठीक, तो अब ये तो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स हो गया, सॉलिड में बहुत ज्यादा मजबूत, वेरी स्ट्रॉन्ग, वीकर देन इन सॉलिड, यानी कि सॉलिड में जितना रहेगा उससे कमजोर रहेगा लिक्विड में, और गैस में क्या रहेगा, ये पूरी तरह से नगण्य, यानी कि मोस्ट नेग्लिजिबल। अब हमारा थर्मल एनर्जी है, तो थर्मल एनर्जी सॉलिड में क्या रहेगा, एकदम कम, मिनिमम, या बोले तो लो, क्या रहेगा, एकदम मिनिमम नहीं तो लो। इसके अलावा ग्रेटर देन इन सॉलिड, लिक्विड में अगर थर्मल एनर्जी देखा जाए तो हमारा लिक्विड में थर्मल एनर्जी क्या रहेगा, तो सॉलिड से ज्यादा रहेगा, और गैस में हमें देखें तो गैस में क्या हो जाएगा, तो ये क्या रहेगा, थर्मल एनर्जी ये दोनों से एकदम ही बहुत ही ज्यादा रहेगा, दोनों की तुलना में बहुत ज्यादा रहेगा। ये था हमारा कुछ बेसिक मैटर क्या होता है, उनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स क्या होते हैं, और जो हमारे मैटर्स के सराउंडिंग में जितने भी हमारे सब्सटेंस है, मैटर है, उनके अलग अलग स्टेट्स क्यों होते हैं, ये सभी सारी बात हम लोगों ने जान ली है अच्छी तरह से। ये सब क्लास 11 का बेसिक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट ठीक से नहीं पढ़े उनका तो क्या बोलते हैं, उनका तो बेसिक क्लियर हो गया। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्लास 12 का मेन सिलेबस। तो अब यहाँ देखिए, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, तो हमें पढ़ना है सॉलिड क्या होते हैं। जो आप अभी तो देख लिए कि सॉलिड क्या है, एक मैटर का स्टेट्स है, सॉलिड क्या है, मैटर का स्टेट्स है, ठीक। तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, इस सब्सटेंस दैट रिटेन फिक्स्ड साइज एंड वॉल्यूम ड्यू टू इट्स हार्डनेस इज कॉल्ड सॉलिड। यानी कि जो भी सब्सटेंस, जो भी मैटर, जो और क्या बोलते हैं, अपने कठोरता के कारण अपना फिक्स्ड साइज बनाए रखे और फिक्स्ड वॉल्यूम बनाए रखे, तो वो हमारा क्या रहेंगे, सॉलिड रहेंगे। जिसके पास भी अपना फिक्स्ड साइज क्या बोलते हैं, फिक्स्ड शेप हो,
फिक्स साइज हो, फिक्स्ड वॉल्यूम हो। यहाँ पर सॉलिड के सब फिक्स्ड रहेंगे। क्या यहाँ पर साइज बोला जाए तो साइज, शेप बोला जाए तो शेप, और या वॉल्यूम बोला जाए तो वॉल्यूम। ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पर सॉलिड में क्या रहेंगे, तो तीनों के तीनों यहाँ पर हमें फिक्स्ड रहेगा। तीनों के तीनों यहाँ पर फिक्स्ड देखने को मिलेगा, इसमें चेंजिंग नहीं होता है। इसमें देखिए यहाँ पर हम एक, यहाँ पर होता क्या है कि मान के चलते यहाँ पर हम एक कंटेनर लिए हुए हैं। यहाँ पर अगर ले लेते हैं हम, यहाँ पर हम ये मान के चलते हैं हमारे पास कंटेनर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान के चलते हैं हमारे क्या कंटेनर है, ठीक। इसमें जो सॉलिड के कण है, इस तरह से सॉलिड के कण देखिए होते कैसे हैं। मान के चलते क्रिस्टल है किसी हमारे सॉलिड मैटर्स का या सॉलिड सब्सटेंस का, उसमें ये हमारे हैं सॉलिड के उसके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। उसमें कैसे पाए जाते हैं, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर हमारे जितने भी यहाँ पर राउंडिंग शेप हमने बनाया इस रेक्टेंगल के अंदर, तो ये हमारे क्या है, ये किसको दर्शा रहे हैं, किसको पोजेस कर रहे हैं, तो सॉलिड के जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स उसको पोजेस कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर जो भी हमारे सॉलिड रहेंगे उसके क्या रहेंगे, यहाँ पर साइज से वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। जैसे में आप अपने एग्जांपल में देख सकते हैं, आप अभी हाथ में जो मोबाइल लेकर देख रहे हो उसका भी साइज से क्या है, फिक्स्ड है, वो तो बदल नहीं रहा है। तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारा जो मोबाइल है वो भी सॉलिड है, जो हमारा पेन है, बोर्ड है, बुक है, कॉपी है, वो सभी के सभी क्या है, सॉलिड है। बेंच है, सब हमारे सभी क्या है, सॉलिड है, ठीक। ये उनका साइज शेप और वॉल्यूम क्या है, सभी के सभी फिक्स्ड है, ठीक। अब देखिए इसके अलावा ये तो हम लोग जान गए कि सॉलिड होते कौन है इसका, लेकिन क्या जनरल इसका प्रॉपर्टीज क्या रहता है, तो जनरल प्रॉपर्टीज यही है, इसका साइज से वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा। अब लेकिन इसके कुछ और प्रॉपर्टीज जान लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉपर्टीज, यहाँ पर दोनों एक साथ नहीं रहेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स नहीं तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, दोनों में से कोई एक, दोनों को मीनिंग एक ही होते हैं। तो यहाँ पर अगर पहला इसका देखा जाए तो सॉलिड है डेफिनिट मास वॉल्यूम एंड शेप, यहाँ पर हम लोग बता दिए फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड यानी कि वही डेफिनिट मास वॉल्यूम शेप, यानी कि जो भी हमारे सॉलिड रहेंगे उसके क्या रहेगा, उसका मास डेफिनिट रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, उसका वॉल्यूम फिक्स्ड रहेगा या डेफिनिट रहेगा या शेप, ये तीनों के तीनों क्या रहेंगे, उसका वॉल्यूम मास शेप तीनों के तीनों फिक्स्ड रहेंगे या डेफिनिट रहेंगे। इसके अलावा हमारा सेकंड इसका प्रॉपर्टीज है मोलिक्यूलर फोर्स। तो मोलिक्यूलर फोर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस। देखिए यहाँ पर इंटरमोलिक्यूलर फोर्स नहीं है, इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस है। तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस से हो जाता है कि हमारे जितने भी सॉलिड के अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उनके बीच का स्पेस कितना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखा देना, यहाँ पर जितने भी ये स्पेस रह गए ना, एक खाली वर्ड्स रह गए हैं, ये जितने भी हमारे वर्ड्स हैं, यही वर्ड्स हमारे क्या हैं, ये इंटरमोलिक्यूलर स्पेस है। तो आप यहाँ से समझ पा रहे होंगे कि कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के बीच में जितने भी वर्ड्स रहेंगे, जितने भी ब्लैंक स्पेस रहेंगे, वही स्पेस हमारा क्या कहलाता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस या डिस्टेंस है। तो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस देखा जाए यानी कि दो मॉलिक्यूल्स के, दो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस, तो क्या होता है, सॉलिड आर शॉर्ट एंड इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रांग, यानी कि जो भी इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिलेगा या स्पेस देखने को मिलेगा, वो क्या रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा, यानी कि शॉर्ट रहेगा। क्या रहेगा, बहुत ही छोटा रहेगा। और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा, बहुत ही ज्यादा मजबूत रहेगा। इस डिस्टेंस से स्पेस क्या रहेगा, बहुत शॉर्ट, और इंटरमोलिक्यूलर फोर्स क्या रहेगा, बहुत ज्यादा, यानी कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। ये हो गया। इसके अलावा यहाँ पर हमें है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स। कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हम लोग जान गए कौन कौन होते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं या मॉलिक्यूल्स हो सकता है। तो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड हैव फिक्स्ड पोजीशन एंड कैन ओनली ऑसिलेट, और यहाँ पर हम ऑसिलेट के जगह पे वाइब्रेट भी लिख सकते हैं, ओनली ऑसिलेट और वाइब्रेट अबाउट देयर मिड पोजीशन। तो जितने भी हमारे सॉलिड होते हैं, उनके जो सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं, वो अपने जगह पर केवल और केवल ऑसिलेट कर सकते हैं या तो वाइब्रेट कर सकते हैं। वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट नहीं कर सकते, यानी कि वो क्या कर सकते, मूवमेंट में नहीं आ सकते हैं। एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट नहीं कर सकते, केवल और केवल क्या कर सकते हैं, जब भी अगर वो फोर्स से फील करते हैं, उन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है,
तो उनके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स उनको क्या करेंगे, मूवमेंट में नहीं आ जाएंगे, यानी वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव नहीं करेंगे। जैसे हमारे गैस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते रहते हैं, लेकिन और साथ में हमारे लिक्विड भी जो पानी होता है, तो पानी के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल मूव कर पाते हैं, तभी तो एक जगह से दूसरे जगह पर फ्लो कर पाते हैं। अगर वैसा नहीं होता तो फ्लो नहीं कर पाते हैं। तो अगर देखा जाए सॉलिड में, तो सॉलिड में ऐसा नहीं होता है। सॉलिड में हमारे जितने भी कण होंगे वो क्या होंगे, अपने जगह पर फिक्स्ड होंगे, उनका जो भी पोजीशन होगा अपने पोजीशन पे क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे अपने जगह पर। और उनके केवल और केवल अगर उन पर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो केवल और केवल अपने ही पोजीशन पर क्या कर सकते हैं, वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कंपन कर सकते हैं या वाइब्रेट कर सकते हैं। ठीक, दोनों या कंपन, वो सिलेक्ट बोला जाए, वाइब्रेट बोला जाए, दोनों का मीनिंग सेम रहेगा यहाँ पर। तो जितने भी हमारे सॉलिड एंड कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स फोर्स अप्लाई करने पर केवल और केवल अपने मीन पोजीशन पर ही क्या करेंगे, तो वो सिलेक्ट या वाइब्रेट करेंगे, वो मूवमेंट नहीं करेंगे। ठीक, इसको क्लियर रखिएगा आप लोग। अगला हमारा है प्रॉपर्टीज की सॉलिड्स आर ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड। तो यहाँ पर हमारे जो सॉलिड होते हैं वो पूरी तरह से क्या होते हैं, इनकम्प्रेसिबल और रिजिड होते हैं। देखिए जैसे में हमारे पेन है, देखो यहाँ पर अगर ये अंदर से खोखला रहा तो अगर हम इसको दबाएंगे तो हाँ फूट सकता है इस तरह से, लेकिन अगर पूरी तरह से अंदर से खोखला ना हो तो चाहे हम उस पर जितना भी ऐसे फोर्स अप्लाई कर लें। अब यहाँ पर ये क्या है, हमारा जो पेन है सॉलिड है, इस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो फोर्स अप्लाई करने पर क्या हमें देखने को मिल रहा है कि इसको और कंप्रेस नहीं किया जा सकता। कंप्रेस करने का मतलब कि यहाँ पर जितने भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उनको और पास नहीं लाया जा सकता है। कंप्रेस करने का मतलब क्या हो जाएगा कि उनके जो भी हमारे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं उसको और एक दूसरे के पास और भी क्लोज नहीं किया जा सकता है। ये है हमारा इनकम्प्रेस का मतलब। तो ये क्या होता है, इनकम्प्रेस। कंप्रेस मतलब अगर पास लाया जा सके तो कंप्रेस हो सकता है। जैसे में हमारे सिलेंडर में जितने भी एलपीजी या सीएनजी सब गैस आते हैं ना, तो उसको क्या किया जाता है, गैसियस स्टेट में होते हैं, लेकिन उन्हें कंप्रेस किया जाता है और कंप्रेस कर हमारे किस में आ जाते हैं, वो सिलेंडर में आ जाते हैं। वहां पर तो जो भी हमारे गैस होते हैं उसको कंप्रेस किया जा सकता है, लेकिन हमारे जो सॉलिड है उनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, यानी कि इनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को और एक दूसरे के क्लोज नहीं लाया जा सकता है। तो और रिजिड क्या है, ये रिजिड यानी कि इनके शेप में भी फोर्स अप्लाई कर चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। जो भी हमारे सॉलिड रहेंगे क्या, इसको ना तो कंप्रेस किया जा सकता और ना ही ये और क्या होता है, ये रिजिड होते हैं। रिजिड यानी कि रिजिड क्या होता है, इसका मतलब क्या होगा कि इसके शेप में फोर्स अप्लाई कर चेंजिंग नहीं किया जा सकता है। तो इस तरह से हमारे इनकम्प्रेसिबल और रिजिड हो जाते हैं हमारे सॉलिड। अब देखिए इसका अगला प्रॉपर्टीज है, द डेंसिटी ऑफ सॉलिड इज ग्रेटर देन दैट ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। तो यानी कि इसका जो डेंसिटी होता है यानी कि घनत्व होता है, हमारे जितने भी सॉलिड्स है उसका अगर घनत्व देखा जाए तो घनत्व इसका क्या हो जाएगा कि लिक्विड और गैसियस की तुलना में उनके कंपैरिजन में क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ग्रेटर होता है। किसके कंपैरिजन में, द लिक्विड्स और गैस के कंपैरिजन में किसका, सॉलिड का डेंसिटी क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हाई होता है या ग्रेटर होता है। ठीक, यानी कि देखिए इसका कारण क्या हो जाता है। अगर हम आपको एक और एग्जांपल लेके चले, यहाँ पर एक हम ऐसे लेके चलते हैं, ये तो हमारे एक सॉलिड के लिए हो ही गया। एक हम यहाँ पर लेके चलते हैं, ये मान के चलते हैं हमारे ये जो हमारा बॉक्स है ये हमें क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया लिक्विड के लिए, और एक यहाँ पर हम ला लेते हैं गैस के लिए। ठीक, अब बस यहाँ पर आपको एक एज्यूम करना है, यहाँ पर एक सेट थोड़ा अलग हो गया है, आपको बस एज्यूम करना है कि दोनों ये सेल का जो वॉल्यूम है सेम है। तो इसमें अगर मान के चलते लिक्विड के लिए, हमारा किसके लिए है, लिक्विड के लिए, ये हम किसके लिए कंटेनर बनाए हैं, तो गैस के लिए, और ये हमारे किसके लिए है, ये हमारा सॉलिड का कंटेनर है। ठीक, तो हमारे जो लिक्विड की कंटेनर है, तो इसमें जो हमारे लिक्विड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे थोड़ा एक दूसरे से दूर रहेंगे। क्या रहेंगे, एक दूसरे से दूर रहेंगे। ठीक, तो ये और सॉलिड में क्या रहेंगे, एक दूसरे के नजदीक, और गैस में क्या रहेंगे, तो गैस में पूरी तरह से एक दूसरे से पूरी तरह से दूर रहेंगे, इस तरह से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर आयतन देखा जाए तो इसके यहाँ पर क्या है, इसके अगर सेम वॉल्यूम लिया जाए, सेम कंटेनर ऑफ वॉल्यूम, तो यहाँ पर क्या लिक्विड में कुछ कम देखने को मिलेगा, सॉलिड में कुछ ज्यादा, और गैस में
उससे बहुत ही कम देखने को मिलेगा। सबसे ज्यादा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सेम वॉल्यूम में किस में आएंगे, तो सॉलिड में आएंगे। अगर लिक्विड में देखा जाए तो उससे कम रहेंगे, और गैस में देखा जाए तो उस सबसे कम गैस में रहेगा। तो अगर सेम वॉल्यूम में यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स जितने कम रहेंगे उनका डेंसिटी उतना ही कम हो जाएगा। तो यहाँ पर सेम वॉल्यूम में किसमें हमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स देखने को ज्यादा मिल रहे हैं, तो यहाँ पर सॉलिड में हमें कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल ज्यादा देखने को मिल रहे हैं सेम वॉल्यूम में, और उतना ही वॉल्यूम में लिक्विड में कम है, और सॉलिड में क्या उससे भी कम है। इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिड में जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं, जिसके कारण इसका डेंसिटी या घनत्व क्या होता है, बहुत ही ज्यादा हो जाता है। किसके कंपैरिजन में, लिक्विड और गैस के कंपैरिजन में। इसका अगला जो हमारा ये है प्रॉपर्टीज, सॉलिड डिफ्यूज वेरी स्लोली एज कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेज। तो जो देखिए डिफ्यूज का यहाँ पर अगर हिंदी में आप लोग नाम सुनोगे विसरण, तो यहाँ पर जो सॉलिड के विसरित होने का गुण है, जो प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है सॉलिड का, वो क्या होता है, बहुत ही धीमा होता है, अत्यंत धीमा होता है। किसके तुलना में, किसके कंपैरिजन में, लिक्विड और गैस। लिक्विड और गैस एक दूसरे में बहुत अच्छी तरह विसरित हो जाते हैं, बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। लेकिन जो हमारे सॉलिड्स हैं, यहाँ पर इसके एक सॉलिड के क्या बोलते हैं, एक सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स दूसरे सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के साथ बहुत ही धीमी गति से एक दूसरे में मिलजुल पाते हैं, यानी कि एक दूसरे में विसरित हो पाते हैं। उसी की तुलना में अगर देखा जाए हमारे लिक्विड या गैस में, तो लिक्विड या गैस के जो हमारे कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं आसानी से एक दूसरे में विसरित हो जाते हैं, डिफ्यूज होता जाते हैं। लेकिन ये सॉलिड में देखा जाता है तो क्या होता है, बहुत ही स्लो होता है। इसी तरह हमारा अगला जो सॉलिड का प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ सॉलिड्स आर हाई। क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है हमारा, जिस टेम्परेचर पर कोई भी पदार्थ सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट्स में चेंज हो जाता है, तो उस ही टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोला जाता है। ठीक, यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। इसका हम लोग इस पर हमारे क्वेश्चन कह सकते हैं, why have solid have high melting point, यानी कि सॉलिड का द्रव्यमान क्या मेल्टिंग पॉइंट इतना ऊंचे क्यों होता है। सॉलिड की यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी हमारा हो सकता है कि जो सॉलिड की शेप है, वॉल्यूम है या साइज है, वो फिक्स्ड क्यों होते हैं। ठीक, तो ये सब हमें देखने को क्वेश्चन मिलेगा। ये सभी इस क्वेश्चन जितने भी हम यहाँ पर क्वेश्चन देख रहे हैं कि सॉलिड के शेप, साइज, वॉल्यूम फिक्स्ड क्यों होते हैं, एक क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर उठा कि सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होते हैं। ये सभी क्वेश्चन कॉन्सेप्ट सभी जब हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, इसके बाद हम उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। तो पहले हमें यहाँ पर प्रॉपर्टीज सारे देख लिया हम लोग। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हमारा सॉलिड और उसका प्रॉपर्टीज था। अब देखिए, अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड है, यानी कि सॉलिड का भी वर्गीकरण किया गया है। सॉलिड का भी क्या किया गया, वर्गीकरण, सॉलिड को भी बंटवारा किया गया है। किस आधार पर, पहले ये देख लेते हैं। तो सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मेजर ऑफ ऑर्डर present in the arrangement of constituent particles। constituent particles में कौन कौन आ जाएंगे, तो हमारे एटम्स, आयन मॉलिक्यूल्स। constituent particles into two types, यानी कि यहाँ पर सॉलिड का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो सॉलिड का क्लासिफिकेशन उनके जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स उनके अरेंजमेंट के आधार पर किया गया है। तो अलग अलग सॉलिड में देखा गया, देखा कैसे गया, तो यहाँ पर एक हमारा है एक्सरे डिफ्रैक्शन। एक्सरे डिफ्रैक्शन, एक्सरे डिफ्रैक्शन में हमें क्या होता है कि यहाँ पर एक्सरे का डिफ्रैक्शन कराकर अगर अलग अलग साइंटिस्टों ने पाया कि यहाँ पर जब अलग अलग सॉलिड्स का एक्सरे डिफ्रैक्शन किया गया, उसमें देखा गया अलग अलग सॉलिड का जो स्ट्रक्चर है, उसमें जो उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, उनके अरेंजमेंट का जो डिजाइन है, जो इस तरह से व्यवस्थित है, अरेंज है, उनका जो देखा गया, तो वो कुछ सॉलिड में क्या अलग अलग देखने को मिल रहे थे। तो उन्हीं के आधार पर क्या किया गया, उन्हें जो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उन्हीं के अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के आधार पर क्या किया गया, क्रिस्टलीन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड, दो प्रकार में, दो भागों में बांटा जाता है सॉलिड को। कितने भाग में, दो भाग में। पहला कौन है, क्रिस्टलीन सॉलिड या क्रिस्टल सॉलिड भी बोला जाता है। दूसरा है हमारा एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, दो प्रकार हैं। किसके आधार पर बांटा गया, तो अरेंजमेंट ऑफ दियर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, यानी कि उनका अवयवी कण के अरेंजमेंट के आधार पर बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है सॉलिड को। कितने भागों में, तो दो भागों में। कौन कौन, क्रिस्टलिक सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड। ठीक,
अब हम लोग जानते हैं कि क्रिस्टलीन सॉलिड्स आखिर क्या होते हैं। तो जो हमारी क्रिस्टलीन सॉलिड है, द सब्सटेंसेस व्हिच constituents particles यानी कि एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स are arranged in the definite geometric pattern in the three dimensional surface are called crystalline solid। तो यहाँ पर हमें क्रिस्टलीन सॉलिड है क्या, तो वैसा सब्सटेंस जिनके अवयवी कण या कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स यानी उनके एटम्स, आयन या मॉलिक्यूल्स एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में या पैटर्न में क्या हो, व्यवस्थित हो, यानी कि उनका अरेंजमेंट क्या डेफिनिट ज्योमेट्रिक पैटर्न हो, साथ में क्या होना, 3D डायमेंशनल होना चाहिए, 3 डायमेंशन यानी कि 3D में होना चाहिए। तो अगर कोई भी हमारे ऐसा सब्सटेंस है जिनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स किसमें अरेंज है, तो 3D में एक ज्योमेट्रिकल शेप लिए हुए, उनका क्या है, एक ज्योमेट्रिकल पैटर्न है, एक ज्योमेट्रिकल ज्यामितीय शेप है। तो कैसा है, 3D है। तो जितने भी अगर हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंस है उनका जो भी हमारा कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल है उस सब्सटेंस का अगर वो 3D में 3D डायमेंशन में एक निश्चित यानी कि डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज्ड है या व्यवस्थित है, उन्हीं को क्या बोला गया, क्रिस्टलीन सॉलिड। यानी कि वे सभी सब्सटेंस द सब्सटेंस उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि वे सब्सटेंस जिनके अवयवी कण are arranged in a different geometrical pattern in 3 dimensional surface are called crystalline solid। यानी जितने भी पदार्थ हैं उनका अवयवी कण क्या होना चाहिए, एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में 3D में 3 विमा में क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। तो वो सभी के सभी सब्सटेंस हमारे क्या कहलाएंगे, क्रिस्टलीन सॉलिड कहलाएंगे। जैसे हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, फिर इसके अलावा हमारा जिंक सल्फाइड हो गया, इसके अलावा हमारा क्वार्ट्ज हो गया, ये सभी के सभी हमारे क्या है, तो क्रिस्टलीन सॉलिड है। और क्रिस्टलीन सॉलिड का हमारा एक नॉर्मल प्रॉपर्टीज क्या देखने को मिला कि जो भी हमारे जो भी कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, एक डेफिनिट ज्योमेट्रिक शेप में पैटर्न में 3D डायमेंशन में क्या होंगे, व्यवस्थित रहेंगे, अरेंज्ड रहेंगे। कौन कौन रहेंगे, एक एग्जांपल कॉपर, सिल्वर, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के, या जिंक सल्फाइड, पास, इसके अलावा भी बहुत सारे धीरे धीरे हम लोग पढ़ते जाएंगे तो मिलते जाएगा। इसके अलावा हमारा एमॉर्फस सॉलिड, तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होता है, द सब्सटेंसेस व्हिच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि वैसे पदार्थ जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यानी कि उनके एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स आर नॉट अरेंज्ड इन एनी रेगुलर अरेंजमेंट आर कॉल्ड एमॉर्फस सॉलिड। यानी कि वैसे पदार्थ, वैसे मैटर या सब्सटेंस जिनकी अवयवी कण, जिनके कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल एक नियमित व्यवस्था में व्यवस्थित ना हो, एक निश्चित पैटर्न में व्यवस्थित ना हो, अरेंज ना हो, वैसे सॉलिड को क्या बोला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है। कि नहीं, जिनका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स एक रेगुलर शेप या एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज ना हो उन्हें क्या बोला जाता है, एमॉर्फस सॉलिड बोला जाता है। जिनका अगर रेगुलर शेप में या डेफिनिट ज्योमेट्रिकल पैटर्न में अरेंज्ड हो उन्हें क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीन सॉलिड। और जिनका रेगुलर शेप में या रेगुलर पैटर्न में अरेंज ना हो उन्हें क्या बोलेंगे, एमॉर्फस सॉलिड। ठीक, तो ये तो हम जान गए क्रिस्टलीन सॉलिड क्या है, एमॉर्फस सॉलिड क्या है। एमॉर्फस सॉलिड में हमें देखने को मिलेगा यहाँ पर रबर हो गया, ग्लास हो गया, फिर सिलिका हो गया, प्लास्टिक हो गया, ये सभी सभी हमारे क्या है, ये एमॉर्फस सॉलिड है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हमारे क्वार्ट्ज है और एक है क्वार्ट्ज ग्लास। ये नॉर्मली हम लोग का जो ग्लास होता है ना तो उसका एटम है और ये है हमारा क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज होता है जो हमारा SiO2 यहाँ पर सिलिकॉन ऑक्साइड, इसी का एक रूप होता है हमारा SiO4। तो इसका जो शेप होता है ये होता है टेट्राहेड्रल। क्या होता है, टेट्राहेड्रल। इसका जो शेप होता है लगभग कुछ ऐसा होता है, ऐसे ट्रायंगल रहेगा और इसमें अपना कुछ इस तरह से जाइए, यहाँ पर हमारा कुछ ऐसा शेप हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर टेट्राहेड्रल हो तो हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमें टेट्राहेड्रल शेप देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक, तो देखिए ये जो हमारा शेप है यही हमारा क्या रहेगा, टेट्राहेड्रल शेप होता है कुछ इस तरह से हमारा, और ये हमारा और ऊपरी भाग है इस तरह से।
ये हो गया। तो ये हमारा क्या होता है टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर जो SiO4 है इसका शेप कैसा होता है टेट्राहेड्रल होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को क्या मिल रहा है, इसका जो शेप है ज्योमेट्रिक पैटर्न है ना 3D डायमेंशन में। तो यहाँ पर एक एग्जांपल हम लोग देख लिए कि क्या है टेट्राहेड्रल है, 3D ज्योमेट्रिकल शेप है और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसका केमिकल फार्मूला। तो ये हमारा है क्या क्वार्ट्ज है। यहाँ पर देखिए इसके जो स्टूडेंट्स पार्टिकल्स हैं वहां पर एक फिक्स पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, आप नोटिस कीजिएगा। देखिए यहाँ पर एक रिंग जैसा आपको व्यवस्था देखने को मिल रहा है और यही रिंग जैसा व्यवस्था बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए एक यहाँ पर रिपीट हुआ, फिर यहाँ पर रिपीट हुआ, फिर यहाँ पर रिपीट हुआ, इसका फिर यहाँ पर रिपीट होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो हमारे क्रिस्टलीन सॉलिड है यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, इनका जो एक फिक्स पैटर्न है वो बार बार रिपीट होते हुए मिलते हैं, ठीक। लेकिन वहीं पर अगर एक हमारा क्वार्ट्ज ग्लास है, क्वार्ट्ज ग्लास में हमें क्या देखने को मिलता है कि इसके यहाँ पर देखिए इर्रेगुलर शेप है, यहाँ पर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं इर्रेगुलर है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका रेगुलर शेप है, एक ही शेप को बार बार रिपीट किए हुए है, एक के बाद एक के बाद एक इस तरह से। लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी एक ऐसा रेगुलर शेप नहीं मिलेगा जो कि यहाँ पर रिपीट हुए है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर देखिए ये शेप बार बार क्या है रिपीट है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक शेप ऐसा है, क्या ऐसा शेप फिर से है नहीं, दूसरा शेप है, फिर एक यहाँ पर देखिए कुछ और शेप है, यहाँ पर कुछ और शेप है। तो यहाँ पर हमें क्या होता है एमॉर्फस सॉलिड में जो भी हमारा शेप होता है वो रेगुलर नहीं होता, इरेगुलर होता है, यानी कि जो भी उनका शेप अरेंजमेंट होगा वो एक दूसरे के बाद कभी यहाँ पर दोहराया नहीं जाता है या एक के बाद एक अलग अलग पैटर्न मिलता है, रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इरेगुलर पैटर्न होता है। वहीं पर अगर क्रिस्टलीन सॉलिड में देखा जाए तो उनके जो भी पैटर्न रहेंगे रेगुलर रहेंगे, ठीक, और रिपीट भी होते रहते हैं। किसमें क्रिस्टलीन सॉलिड में, और एमॉर्फस सॉलिड के पैटर्न है वो रिपीट नहीं हो रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर सिंपल हमारे एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक में पूरी तरह से मिल जाएगा, आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ये एग्जांपल। अब देखिए अब हमें क्या देखने को है, तो यहाँ पर अब हमें देखना है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलीन सॉलिड एंड इट्स एंड एमॉर्फस। यहाँ पर इट्स नहीं लगेगा, यहाँ पर क्या है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड, यानी कि जो भी हमारे क्रिस्टलीन सॉलिड है एमॉर्फस में विभिन्नता क्या है, अंतर क्या वो हमें जानना है। तो इसमें पहला जो प्रॉपर्टी है शेप के आधार पर ऑन द बेस ऑफ शेप पहला हम इनका क्लासिफिकेशन डिफरेंस देखेंगे। तो पहला इनका जो डिफरेंस वो ये है द क्रिस्टलीन सॉलिड हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक शेप, यानी कि यहाँ पर अगर क्रिस्टलीन सॉलिड का शेप देखा जाए तो कि यहाँ पर नियमित रूप से एक निश्चित उनका शेप होता है। जैसे यहाँ पर हम लोग एग्जांपल में देखें ना कि यहाँ पर क्या है जो हमारा क्वार्ट्ज है उनका जो क्या है रेगुलर शेप है, और जबकि हमारा क्वार्ट्ज ग्लास है यहाँ पर इरेगुलर शेप है। तो यहाँ पर इन्हीं बातों को यहाँ पर रखा गया है कि जो हमारा पहला प्रॉपर्टी है शेप के बेस पर, ये जो हमारे क्रिस्टलीन सॉलिड है इसका क्या होता है, इसका जो शेप होता है डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स का होता है, यानी कि विशेष गुण वाले होते हैं, एक विशेष 3D ज्यामिति में होते हैं, 3D ज्योमेट्रिक शेप में। और वहीं पर अगर बात करें एमॉर्फस सॉलिड में, तो एमॉर्फस सॉलिड शेप इरेगुलर शेप, यानी कि एमॉर्फस सॉलिड में हमारे जो शेप होते हैं इरेगुलर होते हैं, यानी कि उनमें कोई भी रेगुलरिटी नहीं होता है, वो अनियमित होते हैं, उनमें कोई भी शेप चेंज होते रहता है। और जबकि यहाँ पर क्या हो एक डिफरेंट शेप होता है, एक फिक्स्ड शेप होता है, और वही शेप बार बार रिपीट होते रहता है, बहुत ही बराबर रेगुलर रूप से रिपीट होते रहता है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड में क्या रहता है हर एक में एक शेप के बाद दूसरा शेप देखने को मिलेगा, यानी कि इरेगुलरिटी देखने को मिलता है। दूसरा हमारा प्रॉपर्टी है ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, यानी कि जो यहाँ पर ये तो शेप देख ले कि यहाँ पर शेप डेफिनेट रहेगा, यहाँ पर शेप इरेगुलर रहेगा। तो यहाँ पर अब दूसरा क्या है कि उनके जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है उसके आधार पर, उनके क्रम के आधार पे, जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के अरेंजमेंट का क्रम है, जो ऑर्डर है या उसके आधार पर। तो यहाँ पर जो क्रिस्टलीन सॉलिड का जो अरेंजमेंट ऑफ है दे हैव रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स, यानी कि क्रिस्टलीन सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के अरेंजमेंट क्या होता है रेगुलर होते हैं, नियमित होते हैं, एक के बाद एक रिपीट होते रहते हैं। जैसे यहाँ पर फिर से हम देख लें तो यहाँ पर क्या हो रहा है एक के बाद फिर से ये पाया, फिर से ऐसा ऐसे, फिर से ऐसा ऐसे पाया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इनके अरेंजमेंट रेगुलर है, एक के बाद एक रिपीट हो रहे हैं। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो अरेंजमेंट क्या है, ऐसा सेम अरेंजमेंट हमें देखने को मिल रहा है नहीं, इरेगुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा कि इनके जो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, इसमें रेगुलर रहेंगे और इसमें क्या रहेंगे इरेगुलर रहेंगे। और यहाँ पर दे सेट एग्जिबिट लॉन्ग रेंज ऑर्डर, इनका जो भी क्रम होता है अरेंजमेंट ऑफ देयर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स
जो भी इनका कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट का ऑर्डर होता है क्या होता है, लॉन्ग रेंज में होता है, यानी कि बहुत ही रेंज में एक के बाद एक रिपीट करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए एमोर्फस सॉलिड में तो उनका जो यहाँ पर रेंज है, यानी कि कितने दूर तक कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर लॉन्ग रेंज में रहता है, यानी कि बहुत दूर तक यहाँ पर मिलने को पूरे क्रिस्टल में जितना भी हमारा क्रिस्टल रहेगा ना, जो भी हमारा सॉलिड का पूरा शेप रहेगा, तो लगभग पूरा शेप में इसका जो अरेंजमेंट रहेगा सेम रहेगा। लेकिन यहाँ पर एमोर्फस सॉलिड में देखा जाए तो एमोर्फस सॉलिड में हमारा क्या रहेगा कि यहाँ पर जो शेप रहेगा वो बहुत ही शॉर्ट डिस्टेंस के लिए रहेगा, बहुत ही शॉर्ट रेंज ऑर्डर के रहेगा, यानी कि कुछ दूरी के लिए कुछ अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, कुछ थोड़ा सा और आगे स्टेप बढ़ा जाए तो कुछ अलग पैटर्न देखने को मिलेगा, इस तरह से रहता है। अगला है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट हम लोग पानी जानेंगे। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर कोई भी हमारे जो सब्सटेंस है सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, वही हमारा टेम्परेचर उसका क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक, तो अब यहाँ पर जो हम क्रिस्टलीन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, द शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही शार्प होता है। और यहाँ पर जो एमोर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प नहीं होता है, वो पहले धीरे धीरे अगर उसको पिघलाया जाए, मेल्ट किया जाए, तो पहले धीरे धीरे वो पहले क्या होंगे, सॉफ्टेन होंगे, यानी कि धीरे धीरे थोड़ा मुलायम होंगे। और एक रेंज में उनका जो भी क्या होता है, उनका जो भी मेल्टिंग पॉइंट का टेम्परेचर होगा एक रेंज में होगा। अब एक एग्जांपल के लिए बताएं कि अगर आयरन का यहाँ पर देखा जाए तो लगभग आयरन का होता है 15-18 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1518 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर लगभग यहाँ पे अप्रॉक्स इतना होता है आयरन का मेल्टिंग पॉइंट। ठीक, तो यहाँ पर लेकिन जो आयरन होता है अगर इसमें इम्प्योरिटीज मिल गया, कुछ अशुद्धियां मिल गया, तो यहाँ पर कुछ प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस आगे या पीछे हो सकते हैं, यानी कि 1550 से 1500 क्या बोलते हैं 75 डिग्री के सेल्सियस में आगे पीछे देखने को मिल सकते हैं। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो एक फिक्स्ड है, यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या एक निश्चित है, फिक्स्ड है, डेफिनिट है, इसी को बोला गया है शार्प एंड कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर एग्जांपल के द्वारा हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, अप्रॉक्स 1580 डिग्री सेल्सियस है। ठीक, यहाँ पर अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज आ जाती है, कुछ अशुद्धियां आ जाती है, तो प्लस माइनस 5 डिग्री सेल्सियस का अप डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर इसी की एग्जांपल में एमोर्फस सॉलिड में देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम ग्लास को लेकर चले, जो हमारा ग्लास होता है, नॉर्मली हम लोग ग्लास होता है ना, ग्लास जो हमारा क्या टेस्टी हो गया या जिसमें हम पानी पीते हो सभी ग्लास, तो यहाँ पर जो ग्लास का होता है इसका अगर मेल्टिंग पॉइंट देखा जाए तो लगभग 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, यानी कि 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस। आप इसके बीच का गैप देख पाएंगे कितना है, 1400 से 1400 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस, यानी कि लगभग इसमें कितना का गैप है, लगभग 200 डिग्री सेल्सियस का, लगभग कितना क्या है 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के इसमें गैप देखने को मिल रहा है। तो इतना पर पहले क्या होता है, ये पूरी तरह से जैसे यहाँ पर 1400 पर पहुंचेगा वो पूरी तरह से पिघल नहीं जाएगा, उसके पार्टिकल्स कुछ क्या होंगे, जैसे में कुछ रंग ऑर्डर में रहेंगे तो धीरे धीरे पहले पिघलेंगे, शॉर्ट ऑर्डर वाले अलग टेम्परेचर पे पिघलेंगे, लॉन्ग ऑर्डर वाले जो अरेंजमेंट होगा वो अलग टेम्परेचर पे पिघलेंगे, जिसके कारण क्या होता है पहले धीरे धीरे पिघलना शुरू करते हैं। जैसे आप लोग देखिएगा कभी ग्लास तो नहीं पिघलाएंगे, लेकिन हाँ प्लास्टिक जरूर कभी ना कभी आप लोग पिघलाएंगे। तो प्लास्टिक में आप लोग देखिएगा, प्लास्टिक में क्या होता है हमारा एमोर्फस सॉलिड में आता है, तो प्लास्टिक को भी अगर आप लोग कभी पिघलाएंगे तो आप लोग वहां पर देख पाएंगे कि प्लास्टिक एकदम से पूरी तरह से गलकर बहना शुरू नहीं कर देता है, वहां पर क्या होता है पहले वो धीरे धीरे मुलायम होता है, मुलायम होने के बाद धीरे धीरे उसके कण एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा और मुलायम होते जाते हैं और पिघलना शुरू होता है। तो वहां पर ऐसा क्यों हो पाता है, तो उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प नहीं होता है, डिफरेंट नहीं होता है, और इसी वजह से उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है एक रेंज में होता है, एक बहुत उसमें रेंज होता है, और जिसके कारण क्या होता है धीरे धीरे पर पिघलते हैं, मुलायम होते हैं, मुलायम होने के बाद पिघलते हैं। और इसी कारण एमोर्फस सॉलिड के इसी गुण के कारण जो कांच है, हमारा जो ग्लास है, बहुत सारे शेप में देखने को मिलते हैं, जैसे हमारा टेस्ट ट्यूब हो गया, क्या जो हमारा प्रखनाली हो गया, इसके अलावा ग्लास हो गया, कांच का बहुत सारा आप लोगों ने अलग अलग शेप का बर्तन है, वेसल देखोगे, उसमें हमें क्या देखने को मिलता है, तो अलग अलग शेप है। ऐसा क्यों है, तो ऐसा इसी गुण के कारण है कि कांच का जो हमारा ग्लास का क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है एकदम क्या बोलते हैं एकदम शार्प ना होकर क्या होता है एक
और रेंज में होता है, क्या होता है, एक रेंज में होता है, और उसी कारण का, उसी के बदौलत हम लोग उसी का फायदा उठाकर हम लोग कांच का अलग अलग शेप तैयार कर पाते हैं। तो बस उसके रेंज ऑफ टेम्परेचर के कारण। अगला हमारा एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन में हमें देखिए एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है। तो हमें मान के चलिए कोई हमारे पास सॉलिड है, ठीक, उस सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पर बिना टेम्परेचर में बढ़ाए, क्या करना है, टेम्परेचर में कोई भी बढ़ोतरी नहीं करना है, जितना मेल्टिंग पॉइंट है उतना ही रखना है। यानी कि जिस टेम्परेचर को सॉलिड कन्वर्ट होकर लिक्विड में चला जाता है उतना ही टेम्परेचर रखना है। उसमें क्या हमें कोई भी बढ़ोतरी या ज्यादा टेम्परेचर को बढ़ाना है, कितना पर रखना है, मेल्टिंग पॉइंट पर ही रखना है। तो अगर मेल्टिंग पॉइंट पर अगर किसी सॉलिड का अगर कोई यूनिट मास लेते हैं और उस यूनिट मास को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए जितना भी हमें ऊर्जा चाहिए, जितना भी यहाँ पर ऊर्जा का नीडेड होगा, वही ऊर्जा हमारा क्या कहलाता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या है, तो यहाँ पर जितना भी हमारा ऊर्जा चाहिए, जितना भी एनर्जी चाहिए, किसके लिए, तो एक यूनिट ऑफ मास ऑफ सॉलिड टू चेंज इन लिक्विड एट देयर मेल्टिंग पॉइंट विदाउट चेंजिंग इन देयर टेम्परेचर। तो उसके टेम्परेचर में बिना परिवर्तन लाए किस पर, मेल्टिंग पॉइंट पर, मेल्टिंग पॉइंट पर ही रखना है। टेम्परेचर को और हाई या कम नहीं करना है, लो नहीं करना है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पर रखना है। और उस समय हमें क्या करना है, उसको किसी एक यूनिट ऑफ मास, सॉलिड के यूनिट ऑफ मास को सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना है। तो उस समय जितना एनर्जी चाहिए वही एनर्जी हमारा क्या था, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन कहलाता है। तो अब देखिए इसमें होता क्या है, तो क्रिस्टलिन सॉलिड का एंथैल्पी ऑफ सॉलिड होता है, दे हैव डिफरेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। यानी कि इनका एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है ना, उसी तरह इसका भी एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या रहेगा, एक हमारा फिक्स्ड रहेगा, डिफिनिट रहेगा। लेकिन यहाँ पर एमॉर्फस सॉलिड में देखा जाए तो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिफिनिट नहीं होता है, जैसे हमारा मेल्टिंग पॉइंट में था, सेम उसी तरह। अब देखिए हमारा अगला है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्लीवेज प्रॉपर्टीज में हमें क्या देखने को मिलता है, देखिए यहाँ पर जब क्रिस्टलिन सॉलिड को और एमॉर्फस सॉलिड हमारे पास मान के चलते क्या है कि हमारे पास दो सॉलिड है, ठीक, एक हमारे पास है क्रिस्टलिन सॉलिड और एक हमारे पास है एमॉर्फस सॉलिड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट यानी किसी शार्प नाइफ ये सबसे काटा जाता है, तो यहाँ पर काटने पर हमें देखने मिलेगा उसके जो भी अरेंजमेंट और उसके जो भी क्या बोलते हैं, उसके जो भी सरफेस रहेगा ना, वो पूरी तरह से क्या रहेगा, पूरी तरह से प्लेन रहेगा और स्मूथ रहेगा। तो क्या रहेगा, प्लेन एंड स्मूथ रहेगा। किसका, जब हम किसी क्रिस्टलिन सॉलिड को किसी शार्प ऑब्जेक्ट या किसी शार्प नाइफ से उसको काटते हैं, तब हमें क्या देखने को मिलता है, जो भी नया सरफेस देखने को मिलेगा। मान के चलते इसको यहाँ से काटते हैं, इसका एक सरफेस तो पुराना ये काट देंगे तो इसका अंदर वाला सरफेस आएगा ना बाहर, तो जो सरफेस होगा हमारा कैसा होगा, तो प्लेन होगा और कैसा होगा, स्मूथ होगा। प्लेन पूरी तरह से और स्मूथ होगा, किसमें, क्रिस्टलिन सॉलिड में। कब, जब उसके क्रिस्टलिन सॉलिड को किसी शार्प ऑब्जेक्ट से काटा जाता है तब। लेकिन वही अगर हमें एमॉर्फस सॉलिड में देखा जाए, अगर किसी एमॉर्फस सॉलिड के एड्स को, किनारा को अगर किसी शार्प ऑब्जेक्ट या नाइफ से काटा जाता है, तो वहां पर जो इसका जो नया जो से हमें जो सरफेस मिलेगा वो कैसा रहेगा, वो जो भी हमारा रहेगा इरेगुलर सरफेस रहेगा। यानी वो सरफेस प्लेन नहीं रहेगा, इरेगुलर रहेगा, उभर खाबर जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि कहीं पर ऊंचा है कहीं पर गड्ढा है, तो उस तरह से रहेगा, इरेगुलर शेप में रहेगा। यहाँ पर वो पूरी तरह से प्लेन नहीं रहेगा, किसमें, एमॉर्फस सॉलिड में। और प्लेन किसमें रहेगा, स्मूथ किसमें रहेगा, तो क्रिस्टलिन सॉलिड में रहेगा। अगला है हमारा एनिस्ट्रोपी। तो एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टीज क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो एनिस्ट्रोपी प्रॉपर्टी जो होते हैं, एनिस्ट्रोपिस इसमें एक और इसके विपरीत है, अपोजिट, आइसोट्रोप। एनिस्ट्रोप, आइसोट्रोप। तो एनिस्ट्रोप का हमारा वैसा प्रॉपर्टी, अगर कोई सब्सटेंस they possess या the substance shows क्या बोलते हैं, the substance shows क्या fixed या क्या बोलते हैं, definite properties in all direction। ये बोले तो यहाँ पर सेम प्रॉपर्टी। यहाँ पर अगर एनिस्ट्रोपी का बात करें, एनिस्ट्रोपी, तो ये तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि the substance show सेम प्रॉपर्टीज, क्या, सेम प्रॉपर्टीज इन और क्या, इन यहाँ पर आइसोट्रोपिक होगा, एनिस्ट्रोपिक नहीं, आइसोट्रोपिक।
आइसोट्रोपिक किसे बोला जाता है? द सब्सटेंस शो सेम प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन known as आइसोट्रोपिक। यानी कि कोई भी सब्सटेंस या कोई भी मैटर जो हर एक दिशा में अपना सेम गुण दर्शाता है उसको क्या बोलेंगे? आइसोट्रोपिक बोलेंगे। और आइसोट्रोपिक में हमारे जितने भी क्रिस्टलीन सॉलिड है या क्रिस्टल सॉलिड है वो सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? क्रिस्टलीन होते हैं। यहाँ पर ये नहीं होगा हमारा, ये यहाँ पर रुक जाइए। ये जो हमारे क्या बोलते हैं, यहाँ पर हमारा आइसोट्रोपिक में जितने भी हमारे एमोर्फस सॉलिड है, जितने भी हमारे एमोर्फस सॉलिड हैं वो सभी के सभी क्या होता है? आइसोट्रोपिक होते हैं। और एमोर्फस सॉलिड के अलावा जितने भी हमारे लिक्विड हो गए, जितने भी हमारे लिक्विड है ना, लिक्विड या फ्लूइड्स जिसमें हमारे लिक्विड और गैस दोनों आ जाते हैं, तो एमोर्फस सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, सभी के सभी कैसा प्रॉपर्टी शो करते हैं? तो आइसोट्रोपिक होते हैं सब। यानी उनके सभी दिशाओं में जो प्रॉपर्टीज होगा वो क्या होगा? सेम होगा। जैसे में हम लेके चलते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या इलेक्ट्रिकल कंडक्टर का गुण होता है ना, क्या होता है? विद्युत चालन का गुण। तो यहाँ पर अगर विद्युत चालन का गुण देखा जाए तो उनका हर एक दिशा में क्या बस सेम है। इसको भी हम थोड़ा और अच्छी तरह से समझाते हैं, डायग्राम बनाकर। इसके पहले एनिस्ट्रोपिक समझ लेते हैं। एनिस्ट्रोपिक में हमें क्या देखने को मिलेगा? तो एनिस्ट्रोपिक में हमें यहाँ पर हमें इसमें देखने को मिलेगा द सब्सटेंस so different properties in different direction अगर कोई सब्सटेंस अलग अलग दिशा में अलग अलग गुण दर्शाता है तो उस सब्सटेंस को क्या बोला जाता है? एनिस्ट्रोपिक बोला जाता है। और एनिस्ट्रोपिक में हमारे कौन आ जाते हैं? तो क्रिस्टलीन सॉलिड आ जाते हैं। कौन? क्रिस्टलीन सॉलिड। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि आइसोट्रोपिक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं और एनिस्ट्रोपिक ऑब्जेक्ट क्या होता है। आइसोट्रोपिक वैसे सब्सटेंस जिसका हर एक दिशा में गुण क्या हो? सेम हो। और एनिस्ट्रोपिक यानी कि वैसे सब्सटेंस जिसके हर एक दिशा में गुण क्या हो? अलग अलग हो। तो इसको क्या बोलते हैं? एनिस्ट्रोपिक। आइसोट्रोपिक का नाम है एमोर्फस सॉलिड आ गए, लिक्विड हो गए, गैस हो गए। और एनिस्ट्रोपिक में क्या? क्रिस्टलीन सॉलिड, लिक्विड सॉलिड आ गए। तो अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे, इसको अभी और अच्छी तरह से समझाएंगे। तो एनिस्ट्रोपिक क्या होता है? दे आर एनिस्ट्रोपिक। क्या ये जो हमारे क्रिस्टलीन सॉलिड है, दे आर एनिस्ट्रोपिक एंड हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पर क्या है? जो भी हमारे क्रिस्टलीन सॉलिड होते हैं डिफरेंट क्या होते हैं? एनिस्ट्रोपिक होते हैं। और इनके अलग अलग दिशा में जो गुण है, फिजिकल प्रॉपर्टी जो क्या आता है? अलग अलग। जैसे में हमारे कंडक्टर गुण हो गए, इलेक्ट्रिक कंडक्टर है यहाँ पर। इसके अलावा रिफ्रैक्शन यानी क्या पड़ता, तो वो सभी के सभी हमारे क्या हो जाते हैं? तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा? रिफ्रैक्शन हो गया या कंडक्टेंस हो गया, ये सभी के सभी अलग अलग डायरेक्शन अलग अलग देखने को मिलेगा। लेकिन वही अगर एमोर्फस सॉलिड में देखा जाए तो एमोर्फस सॉलिड का आइसोट्रोपिक आने का मतलब हर एक दिशा में सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज हो। तो वो सभी क्या होता है? आइसोट्रोपिक होता है हमारे एमोर्फस। और इसके जो भी अलग अलग दिशा में जो गुण होता है सभी के सभी सेम होते हैं, यानी सभी दिशा में सेम गुण। अगर देखा जाए नेचर, अगर यहाँ पर अभी और डिटेल हम कर देते हैं आपको। यहाँ पर मान के चलते हैं, यहाँ पर हम मान के चलते कोई हमारे पास सॉलिड है, ठीक? तो उसके दो टाइप्स के कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल से बने होते हैं। क्या है? ये मान के चलते हैं हमारे पास एक क्रिस्टलीन सॉलिड का स्ट्रक्चर है। क्रिस्टलीन सॉलिड एक किसका है? क्रिस्टलीन सॉलिड का। और इधर है हमारा, मान के चलते हैं किसका? क्रिस्टलीन सॉलिड नहीं, यहाँ पर हाँ एमोर्फस सॉलिड का। क्या है? एमोर्फस सॉलिड। तो देखिए क्रिस्टलीन सॉलिड में हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यहाँ पर मान के चलते हैं कि हमारा यहाँ पर क्या है? जो क्रिस्टलीन सॉलिड है वो मान के चलते हैं कि टू टाइप्स ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स के मिलने से बना हुआ है। तो यहाँ पर एक हम पार्टिकल्स को दर्शा देते हैं रेड कलर से, और एक यहाँ पर एक को रेड से, और एक को हम दर्शा देते हैं यहाँ पर क्या बोलते हैं? व्हाइट से।
बस उस कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स को अलग अलग दर्शाने के लिए। तो ये हमारा हो गया एक बेसिक स्ट्रक्चर। हम मान के चलते हैं, एज्यूम करते हैं कि क्रिस्टलीन सॉलिड का हमारा यहाँ पर स्ट्रक्चर है कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स का। और इसी तरह हम यहाँ पर एमोर्फस सॉलिड में देखते हैं। क्रिस्टलीन सॉलिड में इस तरह से क्या है, यहाँ पर देखिए डिफरेंट एक अरेंजमेंट है ना, एक लाइन में हमारा रेड पार्टिकल्स है, एक में व्हाइट पार्टिकल्स है, लेकिन वही क्यों, क्योंकि क्रिस्टलीन सॉलिड में हमारा क्या होता है कि इसका जो अरेंजमेंट होता है रेगुलर होता है। अगर उसी तरह अगर एमोर्फस सॉलिड में देखा जाए तो एमोर्फस सॉलिड में कोई रेगुलर शेप नहीं होता है, इरेगुलर होता है, जैसे तैसे हो सकता है। अगर एक और पार्टिकल से ले लेते हैं हम यहाँ पर, एक मान के चलते हैं सेकंड पार्टिकल इसका रेड है, इस तरह से हमारा। तो अब देखिए यहाँ पर, अब बात को आप लोग को अच्छी तरह से समझना है। अगर मान के चलते इसका रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज देखा जाता है, तो मान के चलते हैं यहाँ पर जो इसका रिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज है, इस डायरेक्शन में हम लेके चलते हैं। कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर क्या है, तो अलग से कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है, इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा, कुछ अलग गुण देखने को मिलेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स है ये कुछ अलग है। तो यहाँ पर इस लाइन में, इस अरेंजमेंट में जो हमारा रिफ्रैक्शन का गुण होगा कुछ अलग आएगा। इसमें अगर रिफ्रैक्शन इंडेक्स देखा जाए तो इसमें कुछ अलग आएगा। फिर से यहाँ पर इस लाइन में देखा जाए तो इसमें इस पैटर्न में कुछ अलग आएगा। फिर इसी तरह इस पैटर्न में देखा जाए तो इस पैटर्न में भी कुछ अलग आएगा, इस तरह से। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन में रिफ्रैक्शन इंडेक्स कुछ अलग देखने को मिल रहा है, दूसरे रेंज या दूसरे पैटर्न में कुछ अलग देखने को मिल रहा है, यानी कि हर एक डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में अलग। अगर इसी तरह से इस डायरेक्शन में बढ़ा जाए, इस डायरेक्शन में देखिए इसमें रेड वाले पार्टिकल्स आ रहे हैं, व्हाइट वाले भी पार्टिकल्स आ रहे हैं। इस डायरेक्शन में हमें क्या हो जाएगा, इसमें हमें दोनों के दोनों क्या हो जाएगा, दोनों इसमें जो हमारा रिफ्लेक्शन इंडेक्स रहेगा या जो भी इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज रहेगा इसमें चेंजिंग रहेगा, इसमें कुछ अलग रहेगा, इस डायरेक्शन में कुछ अलग रहेगा। लेकिन अगर एमोर्फस सॉलिड में देखा जाए, इस डायरेक्शन में हमारा या इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में लगभग सारा डायरेक्शन में एमोर्फस सॉलिड में जितने भी हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं लगभग सेम होते हैं। क्योंकि इनका जो भी इसके पीछे का कारण क्या है कि इनका जो भी यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है इरेगुलर होता है, और इस तरह से इरेगुलर होता है, इरेगुलर होता है। तो इस तरह से इरेगुलरिटी पाया जाता है कि लगभग जो कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल हर एक डायरेक्शन में उनके नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स सेम हो जाते हैं। तो जिसके कारण क्या हो जाता है, हर एक डायरेक्शन में इनके जो भी फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जिसके कारण सेम हो जाएंगे। लेकिन वही क्रिस्टलीन सॉलिड में देखें तो इनका अरेंजमेंट हर एक डायरेक्शन में अलग अलग है। तो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग अरेंजमेंट के कारण अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग हमें प्रॉपर्टीज देखने को मिलेगी। और यही बात है हमारा अलग अलग डायरेक्शन में देखने को मिल रहा है कि इसी को बोला जाता है एनिसोट्रोपिक। और जब सेम मिले हर एक डायरेक्शन में सेम, इसको क्या बोला जाता है, आइसोट्रोपिक। ये था हमारा आइसोट्रोपिक और एनिसोट्रोपिक, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इस टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब आते हैं हम अपने यहाँ पर फिर से नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे हमारे, तो यह है नेचर। ये इसका नेचर कैसा होता है, प्रकृति कैसा होता है। जो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है ना, ये हमारे ट्रू सॉलिड होते हैं, एकदम सच्चा सॉलिड बोले तो ये हमारे सच्चा सॉलिड होता है। जबकि एमोर्फस सॉलिड क्या होता है, सूडो सॉलिड, यानी कि इसको झूठा सॉलिड, सूडो मतलब झूठा, तो यहाँ पर सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड सॉलिड भी होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन और राइज होता है, जैसे पीछे तो क्वेश्चन हम लोग राइज किए थे ना, वाई सॉलिड है डिफरेंट मास वॉल्यूम है, फिर एक और क्वेश्चन था हमारा इसका एक और क्वेश्चन यहाँ पर एक राइज हुआ कि एमोर्फस सॉलिड को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जाता है। तो सभी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जो भी क्वेश्चन ये राइज हो रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहले नेचर यहाँ पर क्या है, एक ट्रू सॉलिड होते हैं, यानी कि एक जो क्रिस्टलीन सॉलिड होता है या जो एक सॉलिड का जो असली प्रॉपर्टीज होता है वो इस क्रिस्टलीन सॉलिड में हमें मिलता है। लेकिन यहाँ पर जो एमोर्फस सॉलिड होता है उसमें जो सॉलिड का असली जो ट्रू यहाँ पर प्रॉपर्टीज होना चाहिए इसमें नहीं मिलता है। इसमें थोड़ा सा फ्लो करने का प्रॉपर्टीज होता है, किसमें, एमोर्फस सॉलिड में। जैसे हमारे लिक्विड फ्लो करते हैं ना, तो उसी तरह एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, फ्लो करने का प्रॉपर्टीज पाया जाता है। और उन्हीं फ्लो करने के प्रॉपर्टीज के कारण क्या होता है, इन्हें सूडो सॉलिड या सुपर कूल्ड सॉलिड बोला जाता है। इसको हम लोग और डेप्थ में समझेंगे, अभी यहाँ पर केवल डिफरेंस देखना है इसीलिए यहाँ पर छोड़ते हैं। इसका हमारा अगर एक एग्जांपल देखा जाए, कॉमन एग्जांपल, तो यहाँ पर हमारे कॉपर आ जाएंगे, सिल्वर आ जाएगा, और किसमें, क्रिस्टलीन में।
कॉमन साल्ट यानी जो हम लोग घर में साधारण यूज करते हैं वो जिंक सल्फाइड हो गया, पोटेशियम हो गया, नाइट्रेट हो गया, ये सभी सभी हमारे क्या है क्रिस्टलीन सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड में जितने भी हमारे ग्लास हो गए, रबर हो गए, प्लास्टिक्स हो गए, ये सभी के सभी हमारे क्या है तो एमॉर्फस सॉलिड है। तो यहाँ पर आज का लेक्चर खत्म होता है। इस चैप्टर का नाम मेन रूप से कुछ तो हमने शुरुआत में तो बेसिक देखा है, उन बच्चों के लिए था जो क्लास 10th और 11th अच्छी तरह से तैयारी नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो उनके लिए हमने कुछ बेसिक बता दिया ताकि 12th में उन्हें प्रॉब्लम ना हो समझने में। और मेरा क्या बोलते हैं, मेरा जो समझाने का इरादा भी है कि जितने भी हमारे जो उसके लिए बेसिक टॉपिक रहेंगे वो सभी को हम क्लियर करते हुए चलेंगे ताकि 12th के कोई भी टॉपिक उन्हें छूट ना पाए, उन्हें समझने में कठिनाई ना हो। इसलिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे बेसिस वाले वो सभी को हम क्लियर कर आगे मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जो आज जिस तरह से किया सेम उसी तरह से। जैसे मैटर कंस्टिट्यूएंट पार्ट का समझ लिया है, उसके बाद हमारा जो मेन सिलेबस था वो सॉलिड स्टार्ट किया, सॉलिड टाइप्स ऑफ सॉलिड, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, फिर डिफरेंस ऑफ क्रिस्टलीन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड को हम लोग देखे। और आज हमारा यहीं पर चैप्टर खत्म नहीं होता, आज का लेक्चर हमारा यहीं पर खत्म होता है। और यहाँ पर सभी बातों को आप फिर से आप अच्छी तरह से नोट्स बना लीजिएगा। जो भी नोट्स आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दिया जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में, आप नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है तो आप उस पर देखकर यहाँ पर कांटेक्ट करके ग्रुप में आ सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो भी हमारे क्वेश्चन एरिया जो नेक्स्ट क्लास में उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज के लिए यहाँ पर आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। धन्यवाद, गुड बाय, ब्लेस ऑफ यू। आप अपना तैयारी करते रहिए, अपना स्टडी को एंजॉय करते रहिए। थैंक्स।